सो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप का 1065 फॉर्म होता है। शेड्यूल के 1 के बारे में डिस्कस किया, शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया। नाउ आज के इस सेशन के बेसिक सेशन में, दिस इज बेसिक सेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप रियलाइज करेंगे स्पेशली जब आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेशन के बारे में। कॉरपोरेशन के टैक्सेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली अमेरिका में कॉरपोरेशन की 2 कैटेगरी है। एक है सी कॉरपोरेशन, एक होती है एस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एस कॉर्प और सी कॉर्प 2 प्रकार की कंपनीज होती हैं। दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन को हम समझेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले तो यह समझना है कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर चॉइस दी जाए पार्टनरशिप बनाने की और कंपनी बनाने की, तो सबसे पहले अपने को यह समझ में आना चाहिए कि किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको यह समझना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर टैक्स की रेट कितनी है? अमेरिका में कंपनी के ऊपर 21% फ्लैट टैक्स रेट लगता है। ठीक है, मतलब 21% जो भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 21% का टैक्स रेट दे दो। फ्लैट का मतलब, अब फ्लैट का मतलब क्या बोले, फ्लैट मतलब सीधा 21%। मतलब स्लैब लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट। मतलब अगर आपने 50,000 कमाया, $50,000 अर्न किया है, 21% आपको टैक्स दे देना, सीधी बात है। ये 10,500 टैक्स, दिस इज कॉल्ड कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप में आप सबको पता है कि पार्टनरशिप तो टैक्स पे करती ही नहीं है सर। कौन पे करता है? पार्टनर्स करते हैं। जी सर, लेकिन कंपनी में अभी हम एस कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल कॉर्पोरेशन में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी में। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल, एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स। आई डोंट थिंक सो कि किसी को ये ना पता हो कि सर एक कॉर्पोरेट जो होती है एक लीगल एंटिटी होती है। 11th 12th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे तो बेसिक से समझाना है। तो सर एक लीगल एंटिटी होती है। तो लीगल एंटिटी है तो टैक्स उसने ही भरना है। मतलब उसके शेयर होल्डर, देखिए कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं ना। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं शेयर होल्डर, तो बदले में उनको शेयर्स मिलते हैं। और कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट का उनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जी सर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, जैसे मान के चलो एक एमएक्स लिमिटेड है, एमएक्स सी कॉरपोरेशन है ना। ठीक है सर, सी कॉरपोरेशन है। लेट से इसने प्रॉफिट अर्न किया $200,000। जी सर। तो इनको तो टैक्स देना पड़ेगा सीधे 21%। जी सर। तो 2 लाख का 21% हो गया, 2 लाख का 42,000। किसको देना पड़ेगा? एमएक्स कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की नजर में एमएक्स कंपनी एक पर्सन है। अब इस प्रॉफिट में से उन्होंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लेट से 1 लाख। और आप इस प्रकार की कंपनी के शेयर होल्डर थे और आपके पास 20% शेयर थे। तो इसका मतलब इस 1 लाख में से आपको भी 20,000 मिला होगा। तो आपने भी एज ए इंडिविजुअल टैक्स पे कर दिया। तो बताइए व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपनी? बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अ कंपनी, डबल टैक्सेशन। एक शेयर होल्डर के लेवल पे लग चुका है और एक कंपनी के लेवल पे लग चुका, वही प्रॉफिट। सर शेयर होल्डर भी तो हम ही थे इसके, मतलब हमने ही 2 बार टैक्स पे कर दिया। अब आप बोलोगे सर हमने ही कैसे पे कर दिया? अरे चलो अमेरिका की जगह एकेपीआईएस ले लेते हैं ना। हमारी यूएस में लिस्टेड कंपनी, उसका नाम वैसे स्क्वीज है, पर अभी हमने एकेपीआई। अब एकेपीआई इसने 2 लाख $2 लाख कमाए,
तो AKPIs भी 42,000 पे कर रही है, और एज ए शम्मी सलूजा सर, मैं शम्मी सलूजा, मुझे ये डिविडेंड मिल रहा है, तो मैं भी इसके ऊपर टैक्स दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैं एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स दे रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स की नजर में AKPIs अलग है और शेयर होल्डर अलग है। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो आप इस, लेकिन कुछ फायदा भी हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है सर? कंपनी फिर क्यों बना रहे हैं? तो डबल टैक्सेशन हो रहा है तो। देखिए, कंपनी बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा ना, कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लग रहा, तो सीधे ये बेनिफिट होगा। तो आपको अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स से बचना है तो आप कंपनी बना लो। दूसरी बात, एक और फायदा हो सकता है, जो सबसे बड़ा फायदा, वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। यार सोचो आप, एक कंपनी अगर बिजनेस करेगी, उसमें उसको लॉस हो सकता है, तो लॉस इंडिविजुअल शेयर होल्डर को नहीं हुआ है, वो कंपनी को हुआ है। कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए क्या इंडिविजुअल शेयर होल्डर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता? नहीं। फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो एक फ्रीली आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। आपने किसी और को शेयर सेल कर दिए, अब आप उस कंपनी के मालिक नहीं, वो हो गया। तो कंपनी बनाने के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन लॉस है एट द सेम टाइम, एक ही प्रॉफिट के ऊपर दो बार टैक्स लग रहा है। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ट्रांसफरेबिलिटी की हमने बारे में बात करी। तो अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि आपके पास अगर चॉइस हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं, कि कंपनी बनाएं। यार सोचो, आप एक लीगल लीगल एडवाइजर बनो, एक कल को कोई आपके पास क्लाइंट आए, यार मुझे यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडिया का कोई पर्सन बोले कि यार मुझे ना यूएस में काम करना है, मेरे लिए क्या बेटर होगा? सोल प्रोप्राइटर बेटर होगा, पार्टनरशिप बेटर होगी, कंपनी बेटर होगी? अब कंपनी में एस कॉर्पोरेशन बेटर होगी, तो आप उसको सजेशन कब दे पाओगे? जब आपके पास खुद को पास कोई नॉलेज होगा। तो आप मन में तो सोच ही सकते हो, चलो उसको ज्ञान नहीं दोगे तो भी। अब आप थोड़े से ज्यादा समझदार हो गए कि यार पैसा कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। तो आप बताओ कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अब जैसे इंडिया में हमारे पास कोई कम आते हैं, कोई क्लाइंट आते हैं मेरे पास, तो मैं उसको क्या सजेस्ट करूंगा? कंपनी बनाऊं, पार्टनरशिप बनाऊं, क्या बनाऊं? क्या आप लगता है, आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं जानना चाहता हूं आपके मन की बात। सर कंपनी बनवाएंगे ना, फायदा होगा, कंपनी के कंप्लायंसेस ज्यादा होंगे, कंप्लायंसेस ज्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली पैसा भी अपने पास ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कंपनी एज ए हम बनवाएंगे, लेकिन उसके बेनिफिट भी हैं। ये तो जस्ट मैंने किडिंग वे में आपको बोल दिया। अब किडिंग वे में बोला है, या आप सोच लेना, आप मन में सोच लेना मैंने किस वे में बोला है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि पार्टनरशिप को टैक्स नहीं देना है, और यहां पर सिंगल टैक्स है, डबल टैक्सेशन नहीं है। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट कमाया है, उसके ऊपर पार्टनर्स को टैक्स देना है, पार्टनरशिप को देना नहीं है। एक एस कॉर्पोरेशन को और भी बड़ा बेनिफिट है। बताओ क्या होगा वो सबसे बड़ा बेनिफिट? एस कॉर्पोरेशन इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, लेकिन एस कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है, वो सेल्फ इंप्लॉयड इनकम नहीं होती, इसीलिए लोग एस कॉर्पोरेशन बनाते हैं, पता है? दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एस कॉर्पोरेशन। मतलब पार्टनरशिप के पार्टनर, ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स। ये दो प्रकार के टैक्स होते हैं अमेरिका में, एक होता है फेडरल टैक्स, ठीक है, फेडरल टैक्स होता है आपका, और एक क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों आपके अलग अलग हैं। फेडरल टैक्स का दूसरा नाम क्या है, कितने लोग जानते हैं? चैट बॉक्स में लिखो। हम्म। सर फेडरल टैक्स मतलब इनकम टैक्स, या सिंपल लिख दो, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स।
तो पार्टनरशिप में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है, एस कॉरपोरेशन पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल। दूसरी बात, एस कॉरपोरेशन भी जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप होती है। एस कॉरपोरेशन की जो शेयर होल्डर है ना, एस कॉरपोरेशन की शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। थोड़ा सर और आसानी से आसान भाषा में समझाइए, समझ लीजिए। आपने बनाई है कि एस कॉरपोरेशन, ठीक है सर, एस कॉप बना दी आपने। एस कॉप ने सेल्स किया गुड्स को $100,000, और इसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ परचेज सर 30,000। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट के ऊपर इस एस कॉर्पोरेशन को टैक्स नहीं देना। मान के चलो इसके दो शेयर होल्डर थे, और दोनों के पास 50% शेयर्स थे ईच। उनका नाम था मिस्टर टॉम और मिस्टर जॉन। तो सर टॉम को 35,000 पे टैक्स देना है, और जॉन को भी 35,000। लेकिन किसी भी कंडीशन में एस कॉरपोरेशन को कोई टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स जो देना है टॉम और जॉन ने देना है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एस कॉरपोरेशन। अब एक क्वेश्चन ये आता है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने एक बात बोली कि टॉम और जॉन को देना है। अगर मान के चलो एस कॉरपोरेशन ने डिविडेंड दिया, तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स देना है? क्या डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना है, अगला क्वेश्चन आपसे ये। नहीं देना, नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं। इसी 1 लाख में से उन्होंने डिविडेंड दिया है। तो एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एस कॉर्पोरेशन। एक्साइटेड होके आप ऊपर सारी चीजें लिखी होती हैं इंडिविजुअल की, और आप डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एस कॉर्पोरेशन को टैक्सेबल बता देते हो। क्या टैक्सेबल होगा बेटा? फटाफट बताओ, स्पेशली सीपीए वाले स्टूडेंट। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर डिविडेंड रिसीव करने पर टैक्स नहीं लगता है यहां पर। जो एस कॉरपोरेशन ने कमा लिया उसके ऊपर ऑलरेडी शेयर होल्डर को टैक्स देना है। अर्निंग प्रॉफिट का कोई पंगा ही नहीं है अंकुर। जब ऑलरेडी आपने डबल टैक्सेशन कैसे लगा सकते हो कि डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लग गया, और सर जो प्रॉफिट कमाए तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो रिड्यूस ऑफ बेसिस करेंगे ना। रिडक्शन ऑफ वो सी कॉरपोरेशन में होता है। मतलब आपको एक बात समझना है कि सर अमेरिका में दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है एस और एक सी। इनके इनके जो शेयर होल्डर हैं, अगर वो डिविडेंड रिसीव्ड भी करते हैं, इनको टैक्स देना पड़ता है। किनको? शेयर होल्डर को। एस कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर को डिविडेंड रिसीव्ड पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। वॉट एवर प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, उसके ऊपर टैक्स देना। ये बात आपको आज पल्ले पड़ गई, यस और नो? हाँ, वो हो जाता, वो कन्वर्जन वाला एडवांस लेक्चर है। यहां तक क्लियर है सभी को? सर पार्टनरशिप क्या कोई डिविडेंड बांट सकती है? डिविडेंड वर्ड जो यूज किया गया है वो जनरली किसके लिए किया गया है? डिविडेंड वर्ड जो है वो कॉरपोरेशन के लिए यूज किया गया है, पार्टनरशिप के लिए नहीं किया गया। अब कई बच्चे बोलते सर रिपीट। बेटा ये रिकॉर्डिंग लेक्चर हो रही है, आप घर पे उसको 20 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने क्या रिपीट किया मेरे को ही नहीं पता। तो सम टाइम रिपीट करना मुश्किल होता है लाइव इस क्लास में, वो फिर आपको पूछना पड़ता है। बट अगर कोई को किसी की बात समझ में नहीं आई,
तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि सर एक एस कॉर्पोरेशन और एक सी कॉर्पोरेशन। अब यहां पर हम थोड़ा सा और समझेंगे एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन के बीच में। देखो, जब कोई कंपनी बनती है ना, बाय डिफॉल्ट वो सी कॉर्पोरेशन होती है। मतलब उसको माना जाता है कि आपको सी कॉर्पोरेशन हुआ। सर वाई दिस हैपन, इसका लॉजिक, किस चीज का लॉजिक? एस कॉर्पोरेशन का लॉजिक या सी कॉर्पोरेशन का लॉजिक, किस चीज का? प्लीज स्पेसिफाइड शिवानी। हाँ, डिविडेंड का। क्योंकि पार्टनर्स जो है वो डिविडेंड नहीं, पार्टनर्स तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो डिविडेंड वर्ड जनरली कॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो पार्टनरशिप में उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। सर देन व्हाई पीपल फ्रॉम सी कॉर्पोरेशन इंस्टीड ऑफ एस कॉर्पोरेशन? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि सर डबल टैक्सेशन है, फिर भी लोग सी कॉर्पोरेशन क्यों बनाते हैं? आप मुझे बताइए, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, एस कॉर्पोरेशन में लिमिटेड 100 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, तो एक लिमिटेशन है। बहुत सारी लिमिटेशन है, नॉट ओनली वन। अभी तो हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। तो ओनली 100 शेयर होल्डर इज पॉसिबल इन एस कॉर्पोरेशन, बट सी कॉर्पोरेशन में अनलिमिटेड है। तो आपको एक लार्ज कॉर्पोरेशन बनाना है, बड़ी कंपनी बनाना है, जिसमें आप पब्लिक इशू लेकर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके शेयर्स को पब्लिक एट लार्ज बाय करे, जैसे रिलायंस है, कितनी बड़ी कंपनी है। यहाँ अगर हम बात करें, टेस्ला है, कितनी बड़ी कंपनी, हजारों शेयर होल्डर है। तो वो एस कॉर्पोरेशन तो नहीं बना सकती ना, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन है। दैट्स वाई वो सी कॉर्पोरेशन बनाते हैं। तो एक ये रीजन होता है। अभी हम पढ़ रहे थे सर एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन के टैक्स, हमें सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन के टैक्सेशन। तो सर एस कॉर्पोरेशन में टैक्स कौन पे करता है? शेयर होल्डर। और सी में कंपनी इटसेल्फ, कंपनी एज वेल शेयर होल्डर। और सर पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इंडिविजुअल के। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इंडिविजुअल। तो कई बार आप इनकम टैक्स में बहुत सारे टैक्स जैसे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप गिफ्ट टैक्स, आप एक पढ़ेंगे विथ हेल्ड टैक्स, आप एक पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एक आप पढ़ रहे हैं फेडरल टैक्स, एक आप पढ़ेंगे स्टेट इनकम टैक्स, आप एक पढ़ेंगे स्टेट सेल्स टैक्स। एक आप और क्या पढ़ेंगे, फाइका टैक्स हो गया ना, एक्साइज टैक्स। लेकिन वो सिर्फ रेफरेंस पढ़ेंगे। तो गिफ्ट टैक्स, स्टेट टैक्स, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। मतलब आप सोचिए, आपको ये सारा नॉलेज होगा। तो इंटरव्यू में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिफ्ट टैक्स क्या होता है? तो गिफ्ट टैक्स कौन पे करेगा? डोनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोनर को क्या करना पड़ता है? जिसने गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट टैक्स पे करता है। विद हेल्ड टैक्स क्या है? जस्ट लाइक इनकम टैक्स ही है, जो आपके पे चेक से आपका इंप्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, पे चेक से। एक आप आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी पढ़ेंगे। मतलब उसके ऊपर वो सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं है, वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स लग जाता है, तो उसको कई लोग सोशल सिक्योरिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, वो जनरली टैक्स नहीं है। स्टेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, स्टेट इनकम टैक्स, फेडरल टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, विथ हेल्ड टैक्स, गिफ्ट टैक्स, टैक्स ही टैक्स है। आप वैट नहीं पढ़ने वाले अमेरिका में, आपको ये कोर्स में आपके नहीं है। तो क्योंकि 50-55 स्टेट है, तो हर स्टेट का कोई कोर्स बनाया नहीं जा सकता था। किडी टैक्स, हाँ एक और आ गया, किडी टैक्स, ये भी पढ़ेंगे आप।
एक फ्यूटा टैक्स भी पढ़ेंगे आप। देखो बच्चे बोलते जा रहे हैं फ्यूटा टैक्स। एक फाइका टैक्स भी पढ़ेंगे। और बिलीव मी, चार क्वेश्चन इन सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन आएगा, तीनों पार्ट में मिला के। गिफ्ट पे भी आएगा, विथ हेल्ड पे होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, फेडरल टैक्स पे भी होगा, स्टेट पे भी होगा। एक्साइज टैक्स का शायद ना हो, स्टेट टैक्स के ऊपर डेफिनेटली होगा, किडी टैक्स पे, फ्यूटा, फाइका। और कोई याद आता हो किसी को? प्रॉपर्टी टैक्स। और कोई सा टैक्स याद आ रहा हो किसी को? हाँ, ऐसे एडवांस लेवल के तो बहुत सारे। फॉरेन टैक्स, ओहो। हाँ ये बड़ा लिखा है, इनहेरेंट। इनहेरेंट पे कोई टैक्स नहीं है बेटा। फॉरेन टैक्स और किसी को याद आता हो जो मैं भूल रहा हूँ? मेडिकेयर टैक्स, वो पेनल्टी है। वेल्थ टैक्स। एडवांस टैक्स वर्ड भी आप जिसको कि एस्टिमेटेड टैक्स, ये सब इनकम टैक्स के ही पार्ट है जो जहां जहां आप देखने वाले हैं। एस्टिमेटेड टैक्स। मजा आ जाएगा आपको, सोचो आपका ब्रेन कितना डेवलप हो जाएगा। डोनेशन टैक्स, मतलब डोनेशन टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, मैट ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पढ़ेंगे आप। AMT, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। और कोई सा टैक्स, ये सारे टैक्स आपको पढ़ना है। तो आप सोचिए कितना डेवलपमेंट आपका होने वाला है। क्या और किसी व्यक्ति को, जैसे कई बोलते हैं ना कि सर इनरोल्ड एजेंट करने का बेनिफिट क्या है। हो सकता है कि आप के मन में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर यार इतना हम पढ़ेंगे तो हमको बेनिफिट क्या है। आता है ना आपके मन में कि सर ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं, कि हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। कल को आपके दिमाग में आ जाए सर हमने तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी, हम तो प्रभावित हो गए थे, तो हमने ज्वाइन कर लिया। ऐसा कोई प्रभावित तो नहीं हुए ना होना बेटा, मैं बार बार बोलता हूं, डोंट इन्फ्लुएंस नहीं होना है। रिसर्च करके, एनालिसिस करके आपने। तो आप सोचिए जब आपको ये कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, ये सब अलग है। इनकम टैक्स के पार्ट, लेकिन ये सारी चीजें आपको पड़ेंगी, पता चलेगी। डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। और कुछ याद आता हूं आपको? कस्टम ड्यूटी इज नॉट एन ए पार्ट, फ्रेंचाइजीज टैक्स। तो जब आप इतने सारे टैक्सेस को पढ़ेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की भरमार होने वाली है। अगर आपने इन टैक्स को अच्छे से समझ के और एग्जाम पास कर ली तो डेफिनेटली आप। और मैं तो फिर भी बोलता हूं, मैं थोड़ा सा नॉलेज भी आपको दे रहा हूं, यही नहीं रुकना है। आपका एक सबसे बड़ा कोर्स होना चाहिए जिसको दुबई का टैक्स बहुत वैल्यूएबल है। दुबई टैक्सेशन की मैं एक बात बार बार करता रहता हूँ, बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इसकी, मैं देखता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल हो गया है, और जिसका हर बंदे को नॉलेज नहीं होता। तो इन फ्यूचर अपने आप को अपग्रेड करो और दो डिफरेंट टैक्सेस को पढ़ो। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, सीखना बंद तो जीतना बंद, केबीसी में। और कोई टैक्स याद है तो ये सारे टैक्सेस आप पढ़ने वाले। सर ये सारे टैक्सेशन क्या कंपनी के ऊपर लगेंगे? तो एक एक करके डिस्कस करते। विथ हेल्ड टैक्स क्या है सर? थोड़ा सा एक साथ सारे टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। गिफ्ट टैक्स कभी भी डोनी नहीं पे करता। ये जो खास खास बातें, डोनी विल नेवर पे। विथ हेल्ड टैक्स क्या है? आपकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका इंडिया में TDS कटता है ना, जैसा इंडिया में आपका TDS कटता है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडिकेयर प्लस सोशल सिक्योरिटी टैक्स। ये किसके ऊपर लगता है सर? ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर लगता है। फेडरल टैक्स यानी इनकम टैक्स, ये सबके ऊपर लगता है। फेडरल टैक्स चाहे कंपनी हो,
चाहे सी कॉर्पोरेशन हो चाहे एस कॉर्पोरेशन, मतलब सी कॉर्पोरेशन तो के ऊपर लगता है, एस कॉर्पोरेशन तो टैक्स पे नहीं करती है, लेकिन एस कॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर शेयर होल्डर टैक्स पे करती है, तो दैट इज कॉल्ड फेडरल टैक्स। स्टेट इनकम टैक्स, अब देखिए अमेरिका में 55+ स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट अलग 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 अपने रूल्स बनाती है, तो स्टेट से इनकम टैक्स ले लेती है, ऐसे ही स्टेट का सेल्स टैक्स भी होता है। सीपी के एग्जाम में ये दो के ऊपर अच्छे खासे सिमुलेशन है, ये बेसिक्स में ध्यान रखो, इसका नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्साइज टैक्स गुड्स के ऊपर लगेगा सर, कुछ कंडीशन कुछ वायलेशन हो जाता है उसके ऊपर लगता है। स्टेट टैक्स, जिसकी प्रॉपर्टी, जिस पर्सन की डेथ हो गई, जो उसकी फाइनल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स। किडी टैक्स, अब ये एक बड़े प्रकार का टैक्स है, ये है इनकम टैक्स ही, लेकिन ये लगता है पेरेंट के ऊपर। कई बच्चे बोलते हैं सर ये किड के ऊपर लगता है, लगता तो ऊपर किड के ही है, लेकिन पेरेंट की टैक्स रेट से लगता है। ये जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करके फायदा नहीं है। किडी टैक्स पार्ट का, कोर्स का पार्ट नहीं है पार्ट 2 में, तो वाई शुड बी डिस्कस, लेकिन एक किडी टैक्स। फ्यूटा टैक्स, फ्यूटा टैक्स जो होता है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स है जो कि एम्प्लॉयर के ऊपर लगता है। एक, क्या होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्या करें, आप अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो आप कुछ 6% का ये टैक्स रेट है। एक एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी टैक्स लगता है, एनआईटी में, नाम भूल जाता हूं यार, इतना सारे टैक्स हैं, 3.8% है। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स, ये भी आप पढ़ेंगे। तो सर स्टेट टैक्स, फ्यूटा टैक्स इंप्लॉयर के ऊपर लगेगा। फाइका टैक्स जो लगता है वो इंप्लॉई एज वेल एज दोनों के ऊपर लगता है, इंप्लॉई प्लस इंप्लॉयर दोनों पे लगता है। ये सारे आएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एट ए ग्लांस बताता हूं। प्रॉपर्टी टैक्स ऑब्वियसली बात है सर, प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा, जैसे हाउस टैक्स होता है। फॉरेन टैक्स मतलब आपने अगर यूएस के अलावा कोई इनकम अर्न करी, वो वहां की गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। जैसे अगर कोई अमेरिकन कंपनी से इंडिया में बिजनेस करती है तो इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो फॉरेन टैक्स है अमेरिकन कंपनीज के लिए। एस्टिमेटेड टैक्स मतलब आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करके उसके ऊपर एडवांस टैक्स पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। एक ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का एक अलग से रूल है, तो यहां बताया ही नहीं जा सकता अभी। अभी मैं आपको एएमटी नहीं समझा सकता बेटा, क्योंकि वो बहुत अलग कंसेप्ट है, ये जब आएगा तो पढ़ेंगे। डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड के ऊपर टैक्स की रेट अलग है, तो डिविडेंड टैक्स किसके ऊपर लगेगा? जो भी पर्सन डिविडेंड रिसीव कर रहा है, इधर कंपनी रिसीव करे चाहे इंडिविजुअल करे, कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है आपके ऊपर, और एक नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स भी लग सकता है। लॉट ऑफ टैक्स आर देयर। तो कई बार बच्चे जो होते हैं थोड़े से एवरेज बच्चे, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज इसमें होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि सर हमने 3-4 स्टेटस के बारे में डिस्कस किया, एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन। जो हमारे काम की मुद्दे की बात यह है कि सर एस कॉर्पोरेशन के ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स पे करना है, और सी कॉर्पोरेशन पे कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर को टैक्स पे करना है। पार्टनरशिप में ओनली पार्टनर, और इंडिविजुअल के ऊपर तो इंडिविजुअल ही टैक्स पे करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अरे रोड टैक्स यहाँ का पार्ट नहीं है बेटा। टोल टैक्स, आप पता चले टोल टैक्स पूछने लग जाओ, हम अमेरिका पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाली बातें सोचो बेटा। सर जो एस कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर को इंडिविजुअल लेवल पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है आफ्टर दैट, व्हाई नॉट टैक्सेबल? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे देना चाहिए। सर एस कॉर्पोरेशन ने 1 लाख कमाए, आप मुझे बताओ, मैं अकेला शेयर होल्डर हूं, चलो उसका नाम है शम्मी, इस 1 लाख के ऊपर किसको टैक्स देना है? पहले तो आप ये बताओ, मुझे ही देना ना, मेरा नाम लिख दो बेटा शम्मी, मुझे ही देना है ना, कोई दिक्कत इसमें? जब इस 1 लाख के ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं, गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूं कि भैया एस कॉर्पोरेशन का मैं ही शेयर होल्डर हूं, अकेला सोल शेयर होल्डर हूं, मैं इस 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमाया हूं, और मेरे से आप 10% टैक्स ले लो, मान के चलो 10% की,
मैंने 10,000 भर दिए, क्योंकि एस कॉर्पोरेशन तो टैक्स देती नहीं है। तो अब एस कॉर्पोरेशन अगर ये 1 लाख का डिविडेंड दे देगी, मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या मुझसे 1 लाख पे फिर से टैक्स ले लेना चाहिए क्या? नहीं लेंगे ना सर, ऑलरेडी दे चुके हो आप, जैसे ही उसने कमाया दे दिया आपने टैक्स। तो वाई डिस्ट्रीब्यूशन पर अगेन? लेकिन अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये बात सी पे क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रही? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, होना चाहिए ना, कि सर अगर ये एस कॉर्पोरेशन पे ये बात एप्लीकेबल हो रही। बेटा एस कॉर्पोरेशन को तो पास थ्रू स्टेटस मिलता है, सी को नहीं मिलता। अगर ये सी होती तो शम्मी जी टैक्स नहीं पे करते, इसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती 21% से। और अब शम्मी जी को इन्होंने 1 लाख रुपए पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया, मानकर चलिए, तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। यही तो इसका ड्रॉबैक है। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर से पूछोगे आप तो। मैंने ना एक दिन पढ़ाया है आपको, अगर आपने मेरी एक बेसिक क्लास जो पहले होती थी उसमें मैंने एक बात बोली थी कि इनकम टैक्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ जगह लॉजिक है, कुछ जगह रूल है। ये मैंने बोला हुआ है, सुना है आपने मेरे मुंह से कभी की नहीं? अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हैं तो मैंने ये डेफिनेटली वर्ड यूज किया है कि इनकम टैक्स की प्रॉब्लम ही यही है। बोले यहां तो रूल है, यहां पे लॉजिक। अब इसका क्या लॉजिक है कि एस सी कॉर्पोरेशन से, तो इसका बड़ा लॉजिक ये कि वो छोटी मोटी कंपनी को बेनिफिट देना चाहते हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन को नहीं देना चाहते। और हमेशा ध्यान रखिए, रूल्स ओवरराइड कर जाते हैं लॉजिक को। जहां आपका लॉजिक लगे वहां पे रूल है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इनकम टैक्स थोड़ा सेल्फिश एक्ट है। तो वो सी कॉर्पोरेशन मतलब बड़ी कंपनी है, आप भी टैक्स दो, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत सारे हो सकते हैं ना उसके, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी से मिला डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, अनलेस अभी कोई नोटिफिकेशन आ गया हो। 1-2 साल में मैंने अपडेट नहीं किया हूं अपने आप को, थोड़ा सा यूएस टैक्सेशन में काम करने के कारण मैं इंडियन इनकम टैक्स को भूलते जा रहा हूँ। सोचो, मैं एक प्रैक्टिस चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन वो इंडियन इनकम टैक्स में भूलते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूएस टैक्सेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, दैट्स वाई। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन आज के शुरुआती दौर में? कभी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट आपके पार्ट 2 में है, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, ये सारी चीज। अब आपको बेनिफिट भी समझ में आ गया होगा सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आपके पास होने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है कैपिटल गेन और एसेट का बेसिस इन दी बुक्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब आप ये समझिए कि एक कैपिटल गेन और एसेट्स के बेसिस को 200% समझे बिना आप सीपीए और ईए नहीं बन पाएंगे। 200%, ये सर डबल क्यों बोला आपने? मतलब 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। एक बार समझ में आने के बाद फिर भूल जाते हैं बच्चे। तो वो इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपकी सीपीए की और ईए की गाड़ी कैपिटल गेन और एसेट से होकर जाएगी। अंकुर अभी टीसीपी का पेपर देके आए हो, बेसिस और कैपिटल गेन से पाला पड़ा था कि नहीं पड़ा था? बस इतना बता दो, ताकि बच्चे जो क्लास में बैठे हैं बिना तुमसे बात करे बोल रहा हूं कि ये आया होगा। देखो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, सर मोस्ट ऑफ द सिम्स। तो सोचिए कि कैपिटल गेन और एसेट के बेसिस के बिना ना तो सीपीए बना जा सकता है ना ये। तो फिर एक अच्छे टीचर की तरीके से मेरी एक ड्यूटी हो जाती है कि आपको 100% समझ में आ जाए। ये मेरी ड्यूटी, फिर आपकी ड्यूटी थोड़ी है। अगर आपको ये 4 सेक्शन समझ में नहीं आए मुझसे पढ़कर भी, कैपिटल गेन, तो फिर मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ हो गया बेटा। और एक बेसिस नहीं समझा पाया, अगर मैं आपको बेसिस में नहीं समझा पाया, तो फिर मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि मुझ में ही कमी है।
आप में नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इस क्लास को देखते हुए बोर हो जाएं, लेकिन भले आप बोर हो जाएं, लेकिन बाकी सब जिनको नहीं समझ में आएगा वो पास जरूर हो पाएंगे। इसलिए मैं बहुत स्लो चलूंगा बेसिस वाले। 100% लिख लीजिए, आपकी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन कैपिटल गेन और बेसिस के ही होंगे। और वो बेसिस के मालूम है कहां कहां से होंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। पार्टनरशिप के लिए भी होगा, सी कॉरपोरेशन के लिए भी होगा, एस कॉरपोरेशन के लिए भी होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर भी होगा, वो कंट्रीब्यूशन के टाइम पर भी होगा, वो लिक्विडेशन के टाइम पर भी होगा, वो नॉन लिक्विडेशन के टाइम पर भी होगा। और ये सब आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको मैं बहुत आराम से समझाना चाहूँ। सुन के डरावना लग रहा है ना आपको? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, एक आने वाले समय में आप ये भी पढ़ेंगे 1031। हाँ, आज मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें बोला 5 घंटे में आपको बेसिस पढ़ाऊंगा, 5 घंटे। वो 5 घंटे यही वाले हैं। तो उसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं बेसिस से। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बात करूंगा, जीरो से। मैं ये मान के चलूंगा कि आप चाहे पार्ट 1 पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं पता बेसिस के। तो अगले 20 मिनट्स मैं बेसिस के ऊपर स्पेंड करने वाला हूं। तो जीरो से समझते हैं। बेसिस का सिंपल मीनिंग होता है बुक वैल्यू। मतलब जब कभी भी आप अकाउंटिंग करते हैं, मैं आज आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, आपने गोल्ड बाय करा, उसको आप अपनी बुक्स में लिख लेते हैं, किस वैल्यू पे लिखते हैं बेटा? फटाफट बताओ किस वैल्यू पे लिखते हैं? गोल्ड बाय करके आए आप, अरे किस वैल्यू पर लिखते हैं? कई बच्चे बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कॉस्ट पे लिखते हैं। बस यही सुनना चाहता था मैं आपसे। तो सर जब हम बाय कर कर आते हैं ना, तो इसको बोला जाता कॉस्ट बेसिस। क्या बोला जाता? मतलब आप गोल्ड बाय करके लाए या शेयर्स बाय करके लेकर आए। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, लेट से आपने टाटा के शेयर खरीदे, टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे, कितने में खरीदे सर? 500 INR। तो ये कॉस्ट जो आपने दी ना, इसी को हम बोलते हैं बेसिस। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल बेसिस। क्या बोलते हैं? ये पहली लाइन से शुरुआत। अब बेसिस की जरूरत क्यों है सर? वाई द बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? तो बेसिस की जरूरत कुछ कारणों से पड़ती है। पहला कारण होता है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैसे निकलता है? सेल्स प्राइस लेस बेसिस, है ना? कैपिटल गेन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो सेल प्राइस है, उसमें से आपने बेसिस को माइनस कर दिया। कैपिटल गेन भी हो सकता है या कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है किसी के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। जी सर, ये बात हमको क्लियर हो गई कि एक हमें कैपिटल गेन। और कोई बताएगा कोई दूसरा रीजन बेसिस की और क्यों जरूरत पड़ती है? किसी को अब पता हो? दूसरी जरूरत पड़ती है सर फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके लिए पड़ती है। और कोई रीजन? जब आपके पास कोई एसेट होगी तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? तीसरी जरूरत आपको पड़ सकती है, आपने किसी को गिफ्ट दिया है।
तो गिफ्ट टैक्स के कैलकुलेशन के लिए भी बेसिस की जरूरत पड़ सकती। बात समझ में आती है? चौथी जरूरत आपको एक और जगह पड़ सकती है। जरा सोचो, जो पुराने बच्चे हैं, बेसिस कैपिटल और एक जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो आपने पैसा लगाया है, उसका बेसिस जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। पांचवी आपको जरूरत पड़ेगी बेसिस में, लॉस के सेट ऑफ के लिए। ये भी आपको जरूरत पड़ेगी कि लॉस भी सेट ऑफ होता है तो कुछ बेसिस के कारण होता है। तो बेसिस बेसिस से भरा पड़ा है पूरा इनकम टैक्स। मतलब अगर आज मैंने एक वीडियो बनाया तो मैंने खुद ने बैठ के सोचा, मैं ऐसे उठा के थोड़ी वीडियो बना देता कि आज मूड में आए पैनल के सामने खड़े और वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं। मैं जब देखता रहता हूं करिकुलम तो मैंने सोचा कि यार बेसिस 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 ही सब भरा पड़ा। मतलब ए और सीपी की गाड़ी बेसिस में है। और बिलीव में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही यही है। लेकिन अगर आप ये पूरे फंडामेंटल लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको बेसिस अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको एक बात और समझाना है। बेसिस का कैलकुलेशन बहुत सारे लोग करते हैं। ये पार्टनर के लेवल पर भी होगा, ये पार्टनरशिप लेवल पर भी होगा, ये कंपनी के लेवल पर भी होगा, ये शेयर होल्डर के लेवल पर भी होगा, और ये इंडिविजुअल के लेवल पर भी होगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस, मतलब सबको बेसिस की चिंता है, क्योंकि इसके बिना इनकम टैक्स अधूरा है। और बहुत अच्छी बात एक मेरे स्टूडेंट ने लिखी, अंकुर ने, बोले सर बेसिस, क्योंकि अंकुर ने अनुभव कर लिया ना वो बात, कि बेसिस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अलग अकाउंट, अलग कंसेप्ट है। मतलब अगर ये लेक्चर मेरा यूएस सीपीए के स्टूडेंट देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, अगर आप तक ये लेक्चर पहुंच जा रहा है, मेरे से आप लिख कर ले लो। अगर आप बेसिस के कंसेप्ट पे अच्छे क्लियर नहीं हो तो आप एक एग्जाम की रिस्क ले रहे हो। बिलीव मी, एक फुल सिमुलेशन आपका टीसीपी या रेगुलेशन में गलत हो सकता है। अगर आपको फ्रैक्शन में भी डाउट है बेसिस में, बिलीव मी, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर मुझसे नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें। और हर ए के स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि पार्ट टू की गाड़ी बेसिस में ही है। तो अभी आप लोग क्या समझे, सर इतना लंबा लेक्चर आपने दे दिया। मैंने आपको डराया नहीं है, मैंने आपको अवेयर कराया है। नहीं तो आप आंख मूछ के बेसिस को इग्नोर कर दो और फिर एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन आपको दिख जाए और आपका स्कोर 105 के नीचे आ जाए तो पहले से ही समझ लेना। अभी आज की डेट में आप बेसिस का क्या मतलब समझें। सर पहली बात तो ये समझे कि जहां कहीं भी बेसिस आएगा हमको बहुत अच्छे से समझना है, पहली बात तो हम ये समझे। और दूसरी बात हम ये समझे हैं कि सर हम जब एक नोट्स बनाएंगे तो हम अपनी बुक में एक ऐसा चार्ट बना लेंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप जब फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो आपको एक ऐसा चार्ट बना लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। और उसकी हेडिंग आपको देना चाहिए, बेसिस पार्टनरशिप लेवल एस कॉरपोरेशन लेवल सी कॉरपोरेशन लेवल शेयर होल्डर लेवल और लिक्विडेशन
नॉन। बताइए इसका फायदा क्या होगा ऐसा एक चार्ट बना लेने से, और आपकी इस चार्ट में मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। क्या फायदा होगा इस प्रकार का चार्ट बनाने से? फायदा क्या होगा सर इस प्रकार का? एक साथ 15 मिनट में रिवीजन, नहीं तो मालूम है क्या होगा? आपको कम से कम 5 बार स्टडी करनी पड़ेगी पार्ट 2 की पास होनी, तो 5 टाइम्स वर्सेस 3 टाइम्स। 2-3 बार तो वैसे ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं बनाया आपको कंफ्यूजन रहेगा। ये मैं आपको एडवांस में पहले से बता दे रहा हूं। और क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है ना कि पार्टनरशिप क्या बेसिस लेगी, एस कॉर्पोरेशन क्या लेगी, सी कॉर्पोरेशन क्या लेगी, शेयर होल्डर क्या लेंगे, लिक्विडेशन के टाइम क्या होगा, नॉन लिक्विडेशन के टाइम क्या होगा, एक ये 1031 का भी बना लेना वो क्या होगा, ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम यूएस टैक्सेशन पढ़ रहे होते हैं तो पार्टनरशिप अलग पढ़ाया जाता है, एस कॉर्पोरेशन अलग पढ़ाया जाता है, सी कॉर्पोरेशन अलग पढ़ाया जाता है। तो बच्चे इसमें जिंगल मिंगल होते रहते हैं, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी बंद हो जाती है, तो जब कंपनी बंद हो जाती है तो एस कॉर्पोरेशन अपने शेयर होल्डर को कुछ एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस शेयर होल्डर के पास जो एसेट आ रही उसका क्या बेसिस होगा, एक अलग रूल होता है। एक होता है नॉन लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको एक बहुत कंफ्यूजन होगा, स्टॉक डिविडेंड, स्प्लिट ऑफ शेयर। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये हमारा, हम इसका एक मोमेंटम सेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये सारी चीजें काफी अच्छे लेवल पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के अगले 5-7 मिनट में हम ये समझने वाले हैं बेसिस इन केस ऑफ सर्विस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आपने, एक कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बाय करी, उसके बदले में उसने कैश नहीं दिया है। प्रॉपर्टी बाय करी यानी कार बाय करी, उसके बदले में उसने कैश नहीं दिया, उसने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जिस पर्सन को हमने शेयर दिए उससे प्रॉपर्टी ली, तो कंपनी की बुक्स में बेसिस क्या होना चाहिए? इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कॉमन सेंस से आपने बताना है। तो जो भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही है, या जो फेयर मार्केट वैल्यू जो दे रहे हैं, दोनों में से कंफ्यूजन रहता है। आपको यह सोचना है कि सर कंपनी ने कार ली, बदले में अपने शेयर दे दिए, तो एक गोल्डन रूल बना लो, वॉट एवर यू आर रिसीविंग इज फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी आप रिसीव कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वही बेसिस कहलाता है इन जनरल। देने वाले की नहीं, रिसीव करने, जो आप रिसीव कर रहे हैं। तो इस केस में हम शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लें या कार की एफएमवी लें? तो क्या गोल्डन रूल बना लोगे? लिखना पड़ेगा ना बेटा, गोल्डन रूल। एक्सचेंज के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव, ये गोल्डन रूल बना लेंगे हम, कभी ना भूलने वाला, क्योंकि बेसिक क्लास में ये रूल याद हो जाना चाहिए। तो क्या आज का ये रूल आपको समझ में आ गया? इसको ग्रीन, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको बनाना चाहिए। ये गोल्डन रूल याद रख लो। तो सर इस केस में अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है, उसकी वैल्यू $10,000 है, और कार की फेयर मार्केट वैल्यू $12,000 है, हम कंपनी की बुक्स में बेसिस किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव। ये आज का पहला रूल है। याद रहेगी ये बात या नहीं रहेगी? आज यही सीखा है समझो, आप सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखी है आपने। यही फंडामेंटल्स है, इसी के बेसिस पर आपके 15-20। मैंने आपको एक बात ये भी बतानी है, क्योंकि आपने अभी इंटरनेशनल एग्जाम नहीं दी, 10 से 15% क्वेश्चन आपके ओवरऑल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं पास होना। बात समझ में आती है? दिस इज ऑन द टेक्स्ट बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स की बात नहीं हो रही है यहां पे, हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको कोई दिक्कत इस पॉइंट को समझने में, एक गोल्डन रूल बनाने में, कि सर वॉट एवर प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू रिसीव उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही हमारा क्या होने वाला है, बेसिस। अगर हम कैश देकर नहीं खरीद रहे हैं तो ये एक अपनी नोटबुक में, मेरे हर बेसिक क्लास को लेक्चर को अच्छा आप लोग मेरे को थोड़ा सा ये भी बताओ